बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 जिसका टाइटल है सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दो कि सेल मेम्ब्रेन है क्या। तो बेसिकली एनिमल सेल है, चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे वो प्रोकैरियोट बैक्टीरियल सेल है, चाहे वो फंगल सेल है यूकैरियोट्स का, कोई भी सेल है उसके बाहर एक कवरिंग होती है जो उसके अंदर के मटेरियल को कवर करके रखती है, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसकी एग्जांपल जनरल ये है कि आपका एक घर है, उसके बाहर जो बाउंड्री है वो पूरे घर को कवर करके रखती है, ये उसकी एक बाउंड्री या मेम्ब्रेन बन गई। इसी तरह जो सेल है उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल है, फ्लूइड भी है, ऑर्गेनेलीज हैं, एंजाइम्स हैं, हर चीज़ ज़रूरत की सेल के अंदर है। उन सब चीज़ों को अंदर प्रोटेक्ट बनाने के लिए, अंदर सेव रखने के लिए बाहर एक कुदरत ने एक बाउंड्री लगाई जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसी को डिटेल के साथ समझने के लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड द सेल। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन का जो दूसरा नाम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन कहीं ना कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो वर्ड है वो सेपरेट यूज़ किया जाता है फॉर द मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑर्गेनेलीज। यानी जो जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो गोल्गी अपरेटस है, वो लाइसोसोम है, वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस बेसिकली ऑर्गेनेलीज में तो नहीं आता। यानी जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन सब के बाहर जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, और ओवरऑल जो सेल की बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। इसका मैं ज़रा डिफरेंस इस तरह बता दूं कि आपका एक घर है, उसकी जो पूरे घर की बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन है, यानी उसकी एक बाउंड्री है। इस तरह सेल की भी एक बाउंड्री है, वो सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह आपके घर के अंदर रूम्स हैं, हर रूम सेपरेट है। अब वो जो हर रूम की दीवार है वो यानी कि ऑर्गेनेलीज आप कंसीडर कर लें, उनकी जो मेम्ब्रेन होगी उसको हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन जो अंदर हैं उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो बाहर बाउंड्री ओवरऑल लगी हुई है सेल की उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अदर मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल इनक्लोज सम ऑर्गेनेलीज एंड हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी उनकी भी प्रॉपर्टीज इसी तरह जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, इसलिए थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए कुछ बुक्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन सेपरेट हैं, लेकिन मेजॉरिटी में एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी एक ही कंसीडर किया जाता है। इसका दूसरा नाम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन भी है, सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन भी है, पार्शियल परमेएबल मेम्ब्रेन भी है। तो डिफरेंट इसके नेम्स है। बहरहाल ये जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये डिफरेंस था, मैंने कहा था थोड़ा सा ये कंसेप्ट दे दूँ। उसके बाद नेक्स्ट है जी स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ये किससे बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, तो ये स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसमें पहली जो लाइन है वो डिस्कवरी है जी कि इन 1972 यानी 1972 के अंदर एक साइंटिस्ट थे एस जोनाथन सिंगर एंड गार्थ निकलसन, ये दोनों डिवेल्प द फ्लूइड म्यूजिक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन। मैं आगे इसकी डायग्राम भी दिखाता हूँ, नीचे भी दिखाई हुई है राइट साइड पे, कि इन्होंने फ्लूइड म्यूजिक मॉडल जो सेल मेम्ब्रेन का था वो पेश किया था। इससे पहले एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था जिसमें ये कंसीडर किया जाता था कि प्रोटीन की लेयर बाहर है, उसके अंदर लिपिड की लेयर होती है। तो ये मॉडल फिर कंसेप्ट ये था गलत हो गया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अब ये डेफिनेशन आ रही है कि फ्लूइड म्यूजिक मॉडल है क्या। अब मेम्ब्रेन इज डबल लेयर यानी बाई लेयर, बाई का मतलब होता है दो लेयर, लेयर रहते हैं, डबल लेयर है दी ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड, यानी उसमें प्रोटीन्स भी हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी हैं, एंड इज अ फ्लूइड रेदर देन सॉलिड। और ये फ्लूइड है, सॉलिड नहीं है। अब बिल्कुल भी फ्लूइड वो ना समझे, यानी कि लिपिड्स जिस तरह होते हैं इस तरह का फ्लूइड, जिस तरह आप ऑयल्स की एग्जांपल ले लें तो इस तरह का ये फ्लूइड है। द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फॉर्म्स अ फ्लूइड, यानी कि जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है जिसको हम लिपिड कह रहे हैं वो फ्लूइड इसका बना रही है। जिस आप इसकी एग्जांपल ले लें सी, यानी फ्लूइड की एग्जांपल किस तरह ले लें सी, इन विच स्पेसिफिक प्रोटीन्स फ्लॉट। अब जो प्रोटीन्स हैं वो इसके अंदर फ्लॉट करें इस तरह जैसे सी के अंदर आइसबर्ग्स, यानी कि प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बनी हुई मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि फ्लूइड जो है वो फॉस्फोलिपिड से मिलके बनता है और प्रोटीन उसके अंदर सॉलिड वाला पोर्शन बना रही है, उसके अंदर फ्लॉट कर रहे हैं। अब जो फ्लूइड है आप उसको कंसीडर करें सी, और जो फ्लॉट कर रहे हैं प्रोटीन्स आप उनको कंसीडर करें आइसबर्ग्स, यानी समंदर के अंदर बर्फ़ के बड़े बड़े ब्लॉक्स या पहाड़ समझ लें, ठीक, आप उनको कंसीडर करें।
तो इसी तरह मेम्ब्रेन के अंदर आप नीचे डायग्राम में देखें राइट साइड पे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल धंसे हुए हैं और जिसके अंदर धंसे हुए फास्फोलिपिड्स की लेयर है, तो इसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इससे एक बहुत प्यारा सा पैटर्न बनता है मोज़ेक लाइक, इसलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। बीइंग फ्लूइड द मेम्ब्रेन इज इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स। अब इसी फ्लूइड की वजह से कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स में, यानी कि मूव कर रही है, शिफ्टिंग एंड चेंजिंग, चेंज भी होती रहती है, शिफ्टिंग भी कर रही है, यानी कि मूवमेंट में है, लेकिन अपना स्ट्रक्चर इसने यूनिफॉर्म। अगर हार्ड होता तो ज़ाहिर सी बात है टूट जाती, तो फ्लेक्सिबल इसलिए अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रही है, मूवेबल है और अपना स्ट्रक्चर इसने मेंटेन किया हुआ है। द वर्ड मोज़ेक रेफर टू मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स डिस्पर्स्ड इन द फास्फोलिपिड बाइलेयर। अब यहाँ पे फोकस करें कि प्रोटीन्स जो हैं वो डिस्पर्स्ड हैं इन फास्फोलिपिड बाइलेयर। ये कंसेप्ट अक्सर बच्चे गलत लिख के आ जाते हैं और इसी वजह से हम इसको मोज़ेक कहते हैं कि बहुत प्यारा एक पैटर्न बन जाता है। फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब नीचे जो हम इंशाल्लाह ये पॉइंट्स नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे ज़रा आप पहले डायग्राम गौर से देख लें। आपको ऊपर एक सेल की डायग्राम नज़र आ रही है, उसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनेलिज हैं। उसकी जो बाहर आप बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट देखें तो बाहर आपको कवरिंग नज़र आ रही है जिसको सेल मेम्ब्रेन कंसीडर किया हो। इस तरह नीचे इसको जूम करके दिखाया हुआ सेल मेम्ब्रेन को, इनसाइड ऑफ सेल। इसमें क्या है कि पहले फास्फोलिपिड की लेयर है, उसके अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स भी अटैच हैं। तो इसको भी इंशाल्लाह हम आगे जाके इनकी डिटेल चेक करते हैं। अब यहाँ पे ये भी चेक करेंगे, वो जो हमने बात की थी सी एंड आइसबर्ग्स की, तो ये आप देखें एक सी है, इसके अंदर बर्फ़ के वो ब्लॉक्स या बड़े बड़े आपको जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, लाइक इसी तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल धंसे हुए हैं। और जो सी क्या है जी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी कि वो जो हमारे पास फास्फोलिपिड्स की लेयर है। इसके बाद नेक्स्ट जी, अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सेल मेम्ब्रेन के रिलेटेड हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है जी, सबसे पहला ये पॉइंट है कि द फास्फोलिपिड्स हैव वन पोलर एंड एंड वन नॉन पोलर एंड। अब फास्फोलिपिड ये नहीं है, आपने क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा होगा, उसका एक पोलर एंड एक नॉन पोलर एंड है। अब द पोलर एंड्स आर ओरिएंटेड ऑन वन साइड टुवर्ड आउटसाइड, यानी एक साइड पे पोलर एंड बाहर की तरफ है, दूसरी साइड पे पोलर एंड अंदर की तरफ, यानी कि द पोलर एंड are oriented on one side toward the outside of the cell and into the fluid cytoplasm on the other side। समझ आ गई, एक साइड पे बाहर की तरफ है, आपको जो गोल बाल नज़र आ रही ये पोलर एंड है फास्फोलिपिड की। एक साइड पे ये बाहर होगा, एक साइड पे अंदर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जी, द नॉन पोलर एंड फेस ईच अदर इन द मिडल ऑफ द बाइलेयर। जो नॉन पोलर एंड है वो आपस में फेस करेंगे, इस तरह जैसे नीचे जो आपको टांगे लेग्स नज़र आ रही है, ये नॉन पोलर एंड है। अब इस तरह ये नीचे भी होगा, नीचे से ऊपर की तरफ दूसरे फास्फोलिपिड का होगा जो आपको नीचे दूसरी डायग्राम में नजर आ रहा होगा। द टेल्स ऑफ बोथ लेयर ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब टेल्स दोनों के आपस में मिलेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये लाइक इस तरह का आप दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, उनकी उंगलियां आपस में मिल रही हैं, बिल्कुल इसी तरह ये टेल या नॉन पोलर एंड्स आपस में मिले होते हैं। ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब ये वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकती, वाटर रिपेलेंगे, वाटर से नफरत करने वाले, इसलिए हमने वर्ड यूज किया ड्रेडिंग, खौफ खाने वाले। एज अ रिजल्ट द पोलर स्फेरिकल हेड्स द फास्फेट पोर्शन आर लोकेटेड ओवर द सेल सरफेस। जो पोलर एंड होगा या फास्फेट वाला रीजन होगा वो बाहर होगा और इसको हम कहते हैं वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक, ये डिजॉल्व हो जाता है पानी के अंदर। उसके बाद दूसरा अहम पॉइंट जी, पहला तो फास्फोलिपिड के रिलेटेड था। अब ये नहीं कि सिर्फ फास्फोलिपिड से बनी होती मेम्ब्रेन, इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल भी होंगे। कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड है जी। कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल क्यों कहा गया, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर होती नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल इसके अंदर धंसे होते हैं। दी कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ मुझे बतानी है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों में होता है, वाहिद एक ऑर्गेनेली, तो उसका आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मुझे नाम बताना। द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन द एंटीरियर ऑफ द मेम्ब्रेन एंड हेल्प टू मेक द मेम्ब्रेन लेस परमिएबल। अब ये उसके अंदर धंसे और से लेस परमिएबल बना रहे हैं टू वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ताकि पानी के जो सब्सटेंसेस है वो इजीली इसके अंदर डिजॉल्व हो सके, इजीली अंदर आ सके, उनके लिए लेस परमिएबल। In addition, the relatively rigid structure of the cholesterol molecules help to stabilize membrane। लेकिन इसके साथ साथ जो इनका स्ट्रक्चर है
वो मेम्ब्रेन को स्टेबल करके रखता है, उसके स्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं होने देता, लेकिन सिर्फ वो सॉल्युबल सब्सटेंसेस को अलाउ कर रहा है कि वो सेल के अंदर आ जा सके। ये कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल, ये दरमियान में जो नीचे डायग्राम देखें आप, तो फास्फोलिपिड के लेयर येलो कलर के वो जो लेग्स हैं उसके अंदर ब्लू कलर के जो मालिक्यूल फंसे हुए हैं दरमियान में 4, ये कोलेस्ट्रॉल के मालिक्यूल। अब पहली चीज़ क्या थी, फास्फोलिपिड, उसके अंदर हमने कोलेस्ट्रॉल पढ़ लिया। थर्ड जो पॉइंट है वो उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं उनके बारे में आ रहा है। द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स अटैच टू द इनर और आउटर मेम्ब्रेन सरफेस। अब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं, बाहर भी होंगी सरफेस के ऊपर, अंदर भी धंसी होंगी। पेरिफेरल जो बाहर है आप उनको कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन्स, और जो अंदर धंसी होंगे उनको कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। सम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर लिंक्स टू शुगर प्रोटीन मार्कर्स ऑन द सेल सरफेस, यानी कि बाहर की तरफ आगे डायग्राम में देखेंगे कि ये शुगर के मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ लिंक कर जाते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, और क्या बना देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स। अदर इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हेल्प टू मूव आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कुछ हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती उसको लेके जाएंगी, उन्होंने ठेका उठाया हुआ है ट्रांसपोर्ट का। एंड स्टिल अदर अटैच द मेम्ब्रेन टू सेल इनर स्कैफोल्डिंग, कि कुछ हैं जो बाहर शुगर के साथ अटैच है, पहला पॉइंट प्रोटीन्स के अंदर, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की बात हो रही, अंदर धंसी है। दूसरे नंबर पे इंट्रिंसिक वो हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, सेल से चीज़ों को बाहर भेजना, अंदर लेके आना, गेट का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं ख़त्म होती, कुछ ऐसी हैं जो अंदर सेल को, सेल मेम्ब्रेन को अंदर सेल के साथ फंसा के रखती हैं, यानी सिंपल कहूँ तो अटैच करवा के रखती हैं, ताकि सेल मेम्ब्रेन अलग ही ना हो जाए बिल्कुल सेल से, यानी कि जिस तरह कील का काम करें कुछ प्रोटीन्स। स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ आवर सेल अटैचमेंट द साइटोस्केलेटन और टू वेरियस मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल। तो यहाँ तक ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इन पॉइंट्स का। इसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास थी, पॉइंट नंबर 5। अब ये क्या है जी कि व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स यूनाइट विद प्रोटीन्स, जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो क्या बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपने चैप्टर फर्स्ट ईयर के अंदर 1-2 के अंदर पढ़ा होगा कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो डिफरेंट कैटेगरीज के हों, आपस में मिलें, उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि दो डिफरेंट कैटेगरीज के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो उसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का मिलना ग्लाइकोलिपिड्स, ये भी आ गया है, और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स का मिलना ग्लाइकोप्रोटीन, और प्रोटीन्स और लिपिड्स का मिलना लिपोप्रोटीन्स। तो ये बड़ी अहम चीज़ है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब पॉइंट नंबर 6 देखें जी, सरफेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड पोर्शंस ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मेक अप द ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आपस में मिले, यानी ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स, ये आप देखें नीचे डायग्राम में तो ग्लाइकोकैलिक्स बना रहे हैं, यानी सेल की कोटिंग बना रहे हैं बाहर, एक्स्ट्रा कोटिंग, ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए। और इस कोटिंग का ये भी फायदा है कि सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, यानी फिंगरप्रिंट जिस तरह हमारी उंगलियों के होते हैं, इस तरह फिंगरप्रिंट्स का काम कर रहे हैं। द कम्प्लेक्सली अरेंज्ड एंड डिस्टिंक्टिवली शेप ग्रुप ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स एक्ट ए मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट, यानी डिफरेंट होते हैं हर सेल के, तो हर सेल का एक अपना फिंगरप्रिंट है फॉर ईच सेल टाइप, हर सेल के यहाँ से। तो यहाँ पे सेल टू सेल जो रिकॉग्निशन है वो मटेरियल की एक्सचेंज हो सकती है, वो वैसे मिलाप हो सकता है, टिश्यू बनाने के लिए हो सकता है, ये इसी वजह से पॉसिबल होता है कि ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स कैसे बना, ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन्स। एंड बिहेवियर ऑफ सर्टेन सेल, कुछ सेल का जो बिहेवियर उसके रिलेटेड बहुत ज़रूरी है। एंड इज की कंपोनेंट इन कोऑर्डिनेटिंग सेल बिहेवियर इन एनिमल, यानी हर सेल आपस में कोऑर्डिनेटेड रहे, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर था सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ज़रा आप फिर डायग्राम गौर से देखें, इसमें क्या है जी कि सबसे पहले लिपिड बाइलेयर, साइटोप्लाज्म के बाद नीचे से अगर आप शुरू लिपिड बाइलेयर, ठीक है जी, ये तो एक आ गई। अब इसके अंदर आपको जो बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आ रही, प्रोटीन्स हैं, कुछ हैं जो अंदर की तरफ सेल को उन्होंने फंसा के रखा हुआ है, अटैच करवा के रखा हुआ है, कुछ दरमियान में धंसी हुई हैं, कुछ ने क्या किया हुआ जी, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, आगे देखेंगे इंशाल्लाह इसकी भी डिटेल। और कुछ लिपिड्स के साथ मिल रहे हैं, कुछ शुगर मॉलिक्यूल के साथ, और जो बाहर की तरफ सारी ये जा रही हैं ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोकैलिक्स बना रहे हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर था सेल मेम्ब्रेन का। उसके बाद है जी फंक्शंस। अब सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है जी, किसी भी चीज़ ने सेल से बाहर जाना है या सेल के अंदर आना है, तो सेम जिस तरह हमारे घर में था गेट, तो ये गेट का काम करे, अलाउ करेगी, आने देगी, दिल करेगा तो नहीं, दिल करेगा तो नहीं आने देगी।
अब हमारी बाउंड्री जो घर के दूसरे घर वालों के साथ हमें सेपरेट करती है, दूसरे मोहल्ले का कोई घर हो। इसी तरह एक सेल दूसरे सेल से सेपरेट भी तभी होगी जब बाहर बाउंड्री होगी। तीसरी चीज़, ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उनके अंदर भी मेम्ब्रेन है क्योंकि वो भी सेपरेट है। सेल का एक अपना इन्वायरमेंट अंदर बन जाता है जिसके अंदर वो मैक्सिमम काम कर सकता है। इस तरह बजाय इसके कि बड़ी जगह पे काम करने के, उन्होंने यानी कि एक सेल के अंदर बाहर बाउंड्री लगा दी और उसके अंदर उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर लिया, वो अच्छे तरीके से वहाँ पे काम कर रहा है। तो पहला फंक्शन क्या है जी, रेगुलेट मटीरियल मूविंग इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, अंदर और बाहर मटीरियल को रेगुलेट करना। सेपरेट द इनसाइड ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड, अंदर और बाहर के इन्वायरमेंट को सेपरेट करना। सेपरेट वेरियस ऑर्गेनेलीज विद इन द सेल, अब हर ऑर्गेनेली को एक दूसरे के हवाले से सेल के हवाले से सेपरेट करना, ये भी मेम्ब्रेन का काम है। प्रोवाइडिंग अ लार्ज सरफेस एरिया, अब ये वो पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था कि एक सरफेस एरिया मिल गया, एक सेल को जगह मिल गई काम करने का। अब इतना खुला मटीरियल होता है ना, वहाँ पे एंजाइम प्रॉपर काम करते, ना ऑर्गेनेलीज रहते, कोई ऑर्गेनेली कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो एक ही बाउंड्री के अंदर जब रह के सारी चीज़ें काम करेंगे तो अच्छे तरीके से वर्क होगा। सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर, यानी कि एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट किया जाएगा, इससे प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। असाइड फॉर रिसेप्टर कंटेनिंग स्पेसिफिक सेल आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स, यानी इसके ऊपर फिर रिसेप्टर्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स होते हैं कि एक सेल ने दूसरे सेल के साथ किस तरह मिलना है, किस चीज़ को अलाउ करना है, किसको नहीं करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, यानी कि बाहर पूरी सिक्योरिटी लगी हुई। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ ये नहीं है कि कवरें, वो पूरी सिक्योरिटी का काम कर रही। नेक्स्ट क्या है जी, द एबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू लेट सम सब्सटेंसेस इन एंड कीप अदर्स आउट इज कॉल्ड सेलेक्टिव। ये मैं बताना चाह रहा था कि एबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन के अंदर कि किसी को आने दे, किसी को बाहर जाने दे, किसी को अंदर ना आने दे, किसी को बाहर भी ना जाने दे, इसे कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि ख़ास लोगों को आने देगी, ख़ास लोगों को बाहर जाने देगी। इस तरह जो नॉर्मल होंगे फिर उन्हें कहेगी नहीं जी आप लोगों के लिए भी एक जगह नहीं है। तो ये जो परमिएबिलिटी का वर्ड है ये लैटिन परमियर से निकला है, जिसका दो ये अल्फाज का मजमू है, पर एंड मेयर। पर कहते हैं थ्रू यानी जरिया, मेयर पास, एंड इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सेलुलर होमियोस्टेसिस, सेल के अंदर इन्वायरमेंट को, टेम्परेचर को मेंटेन रखने में इसका बहुत बड़ा रोल है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद है जी एग्जाम्पल, अब कौन से मालिक्यूल आ सकते हैं जी, कौन से जा सकते हैं। तो स्मॉल नॉन पोलर मालिक्यूल सच एज O2, CO2, इसमें वाटर भी आ जाता है तो पोलर, वो भी इथेनॉल ये नीचे, ये इजीली अंदर आ सकते हैं। लेकिन जो लार्ज हैं ग्लूकोज वगैरह ये नहीं आ सकते। अब इनका बड़ा मसला है, ये आगे हम इंशाल्लाह इसकी मजीद जो फंक्शनिंग है उसके अंदर देखेंगे कि कौन से मालिक्यूल किस तरह आएंगे। नेक्स्ट है जी होमियोस्टेसिस किस तरह मेंटेन किया जाता है जी। होमियो का मतलब होता है सेम, स्टेसिस यानी स्टेटिक, साकिन, इज द मेंटेनेंस ऑफ द रिलेटिविटी, यानी अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के हवाले से मेंटेन रखना, ये होमियोस्टेसिस है। फ्लक्चुएशन चेंजेस बहुत ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, बाहर टेम्परेचर बढ़ गए, अंदर मेंटेन रहेगा सेल के अंदर, बाहर कम हो गया अंदर फिर भी मेंटेन रहेगा, ये है होमियोस्टेसिस। However, before you can fully understand how substances pass into and out of cell, you must know how the molecules of those substances move from one place to another। यानी आप ये सोचें कि कैसे सब्सटेंसेस बाहर अंदर जाते हैं, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि मालिक्यूल्स, उन सब्सटेंसेस के जो मालिक्यूल्स हैं वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी फिल्ट्रेशन के थ्रू जाते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू जाते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं या सिर्फ डिफ्यूजन करते हैं, क्या करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन एक मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है कि वाई पोलर मालिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू मेम्ब्रेन। अब पोलर मालिक्यूल्स क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि ये डिजॉल्व नहीं होते हाइड्रोफोबिक कोर, वो जो हाइड्रोफोबिक रीजन बना उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होते, वाटर तो चला जाता है, ज़रूरत है ईजिली, बाकी पोलर मालिक्यूल्स बाहर रह जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह आना चाहिए। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मूवमेंट अक्रॉस सेल में, बहुत सारी टाइप्स हैं जी, मैंने आगे फंक्शन भी लिखे हुए हैं। पहले सिंपल डिफ्यूजन, यानी कोई चीज़ आसानी के साथ अंदर चली जाए, वाटर है, ऑक्सीजन है, आसानी से चले जाएंगे, सिंपल डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक चीज़ जा रही उसको किसी ने हेल्प कर दी, जल्दी पहुंचा दी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स अपने साथ ले जाएंगी, फैसिलिटेट कर रही हैं आसानी। अब वो ऑस्मोसिस क्या है जी, एक जगह वाटर ज़्यादा है, दूसरी जगह कम है। अब दूसरी जगह जब वाटर कम होगा तो सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो वाटर का कम सल्यूट से ज़्यादा सल्यूट की तरफ जाना ऑस्मोसिस है। अब ये कब होगा, जब हम पानी पिएंगे, स्टोमक के अंदर ज़ाहिर सी बात ज़्यादा हो जाएगा, बाकी सेल्स में काम, तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ये भी एक प्रोसेस हो रहा है सेल के अंदर। फिल्ट्रेशन क्या है कि
फिल्टर करके चीज़ को और प्रेशर के साथ भेजना। जैसे ब्लड मूव कर रहा है कैपिलरीज के अंदर, तो जब वो प्रेशर लगाता है तो चीज़ें बाहर चली जाती है, उससे छोटे मालिक्यूल्स बड़े तो नहीं जा सकते। ये फिल्ट्रेशन है, किडनी के अंदर हो रही है जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी इसमें एंडोसाइटोसिस है कि एक चीज़ को अंदर आने देना, अलाउ कर देना। उसमें लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। अगर लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस, सॉलिड है तो फैगोसाइटोसिस। इसी तरह रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस यानी हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनका रिसेप्टर के थ्रू मैसेज आएगा कि इस चीज़ को भेजें, रिलीज़ करें, ये रिसेप्टर मेडिएटेड। फिर एक्सोसाइटोसिस के वेस्ट मटेरियल के सेल से बाहर जाना, ये ज़रूरी है। अब ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ये ट्रांसपोर्ट है और ये मूवमेंट की टाइप्स हैं कि किस तरीके से हो रही, और सारी ऑलमोस्ट टाइप्स फॉलो होती हैं इन सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए जी, अब हम इंशाल्लाह अपनी फर्स्ट टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं इस तरह 1 by 1। तो पहली है जी सिंपल डिफ्यूजन। अब ये जो है सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ पे ज़रा देखें कि मालिक्यूल्स का रैंडमली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना सिंपल डिफ्यूजन कहलाता है। अब ज़रा डायग्राम में गौर करें तो पहले वाटर के मालिक्यूल्स बाहर ज़्यादा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अंदर साइटोप्लाज्म में कम है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वाटर के मालिक्यूल्स नीचे ज़्यादा होते जा रहे हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन से नीचे गुजरते जाएंगे। ये है सिंपल डिफ्यूजन। अब कोई एनर्जी नहीं लगी, कोई प्रोटीन नहीं आई, किसी ने हेल्प नहीं की, सिंपल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो ये है सिंपल डिफ्यूजन। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेट का मतलब होता है आसानी देना। इसकी एग्जांपल सादे से पहले दूंगा कि आप लोग जा रहे हैं जी कॉलेज, सुबह कोई दोस्त गाड़ी पे जा रहा था, उसने कहा आ जाए मैं आपको ले जाऊँ, उसने आपको फैसिलिटेट कर दिया, जल्दी पहुँचा दिया, हेल्प कर दिया, आपकी फ्री में पहुँचा दिया। ये है फैसिलिटेटेड। अब इसमें आपकी एनर्जी नहीं लगी, ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो सॉल्युबल नहीं है, अब वो कैसे जाते हैं, जाना तो है, ज़रूरत है काफ़ी सारों की। तो प्रोटीन्स क्या करेंगे, अपने साथ ले जाएंगे। प्रोटीन्स अपने साथ उनको बाइंड करवा के ले जाएंगे, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है, कैरियर प्रोटीन्स है। नीचे डायग्राम में आप ज़रा गौर करें तो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को लेके जा रही हैं एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर, इस तरह इंटर से बाहर एक्स्ट्रा की तरफ लेके जाएंगी। ये है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कि लार्ज मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स जो सॉल्युबल हैं ही नहीं, अब उन्होंने जाना तो है, वो ज़रूरत है। ये सारा इस पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर हैं, अमीनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड्स हैं, आयंस हैं, हर चीज़ ज़रूरत है सेल की, जाना तो है। अब ये कैसे जाएंगे, प्रोटीन, यानी कि एक ख़ास फंक्शन हो रहा हो, किसी ख़ास बंदे को आपने बुलवाना हो और वो यानी कि इस तरह खुलेआम ना आ सके, तो फिर उसको यानी कि चोरी करके या बैक वाले दरवाजे से उसको लेके आया जा सकता है। इस तरह कोई बड़ा फंक्शन हो तो जो पब्लिक होती है या मेन लोग वो सामने होते हैं, जो मेहमान होते हैं, गेस्ट होते हैं, उनके लिए एक सेपरेट डोर रखा जाता है। इसी तरह इनके लिए भी सेपरेट प्रोटीन्स है, कैरियर प्रोटीन्स। सेल के अंदर इन्होंने जाना, सेल कहता है मैं आपको रोकता नहीं हूँ, बस आप ये प्रोटीन की हेल्प लेके आओ ताकि हमें पता चले कि ये चीज़ें आ रही हैं। कंट्रोल तो सारी चीज़ें हो रही है ना, ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके बाद है ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस मैंने बताया था कि पानी ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है। अब ये उस साइड पे जाएगा जिस पे सॉल्यूट ज़्यादा है, पानी कम है। हमेशा वाटर ज़्यादा सॉल्यूट की तरफ मूव करता है। ये भी एक डिफ्यूजन, इसमें कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से हम इसे कहेंगे ओस्मोसिस, क्योंकि ये ओस्मोसिस निकला है पुशिंग, इसका मतलब होता है धकेलना, क्योंकि पानी दूसरी साइड पे कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है, तो पानी धकेलेगा, मॉलिक्यूल्स धकेलेंगे, ये ओस्मोसिस है। आप ज़रा डायग्राम देखें तो आपको पहले बीकर के अंदर क्या नज़र आ रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सेम है, बराबर है, लेकिन सॉल्यूट एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है, राइट साइड पे कम है। ऐसे ही है तो वाटर किस साइड पे जाएगा, एब्सोल्युटली राइट, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जा रहा है। दूसरे बीकर में देखें आपको नज़र आ रहा होगा राइट साइड पे क्वांटिटी कम हो गई, क्यों, क्योंकि राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे सॉरी सॉल्यूट ज़्यादा थे, राइट साइड पे कम थे। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट फॉलो होता है वो है टॉनिसिटी का। अब टॉनिसिटी क्या है जी, कैपेबिलिटी ऑफ अ सोल्यूशन टू मॉडिफाई द वॉल्यूम ऑफ से। एक सोल्यूशन के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने वॉल्यूम को चेंज कर सके, कैसे, वाटर कंटेंट के साथ, या ज़्यादा कर लेगा या कम कर लेगा, ये है टॉनिसिटी। अब ये कैसे मेंटेन होगी, इसकी क्लासिफिकेशन ज़रा आप समझें। 3 कंसेप्ट हैं या 3 सोल्यूशन हो सकते हैं, या हाइपरटॉनिक है यानी सोल्यूशन के अंदर हाइपर ज़्यादा, टॉनिक सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, या हाइपो है कि सॉल्यूट कम है, या आइसो दोनों सेम है वाटर। अगर तो दोनों सेम है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी वाटर और सॉल्यूट, बिल्कुल तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, इक्वल हो रही होगी, आइसोटॉनिक। अगर तो सॉल्यूट कम है
वाटर ज़्यादा है हाइपोटोनिक, आपने उसके अंदर कोई चीज़ सेल रखा तो वाटर सेल की तरफ जाना शुरू कर देगा, क्योंकि सेल के अंदर फिर कंसंट्रेशन ज़्यादा है हाइपोटोनिक। हाइपर में क्या होगा कि बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है सेल के अंदर, सॉरी सोल्यूशन के अंदर और अंदर काम है, तो वाटर बाहर आएगा, इससे सेल लाइसिस हो जाएगा, फट जाएगा, सॉरी लाइसिस नहीं होगा, श्रिंकेज ऑफ सेल होगी यहाँ पे, यानी सेल मुरझा जाएगा, ठीक है। नीचे हाइपोटोनिक में लाइसिस होगी। तो इस कंसेप्ट को मज़ीद डिटेल के साथ समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। अब ओस्मोसिस वही कंटिन्यू है, इसके अंदर आप पहले है जी आइसोटोनिक। अब इसमें क्या है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज सेम इनसाइड एंड आउटसाइड रेड ब्लड सेल, यानी हमने एक सोल्यूशन लिया, उसके अंदर रेड ब्लड सेल को डाल दिया। अब सोल्यूशन के अंदर जितना सॉल्यूट है बाहर भी उतना है, वाटर जितना है बाहर भी उतना है, यानी रेड ब्लड सेल के अंदर जितनी चीज़ें बाहर भी उतनी, ये बिल्कुल सेम तादाद है। नीचे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो इक्वली यानी कि मूवमेंट होगी, जितने मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे 10 बाहर गए तो 10 अंदर आएंगे। हाइपोटोनिक में क्या होगा कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज लोअर आउटसाइड द रेड ब्लड सेल, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन रेड ब्लड सेल के बाहर ज़्यादा है, यानी सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा है, लेकिन वाटर बाहर ज़्यादा होगा, ठीक है। वाटर बाहर ज़्यादा होगा सोल्यूशन में, लेकिन सॉल्यूट कम होगा। इस तरह रेड ब्लड सेल्स के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होगा, वाटर कम होगा। तो वाटर अब ज़्यादा से कम की तरफ जाना चाहिए, सेम बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, जैसे आपको दूसरी डायग्राम में एरो से दिखाई भी दे रहा है कि वाटर अंदर जा रहा है। इससे क्या होगा, एनिमल सेल के बाहर सेल वाल है नहीं, वो फट जाएगा। ये सेम ऐसे जैसे आप ट्यूब के अंदर हवा भरते जाएँ, बाहर टायर ही नहीं है, ट्यूब फट जाएगी। या गुब्बारे के अंदर पानी भरते जाए, बाहर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई सख्त टर्जिड कोई चीज़ ही नहीं है, गुब्बारा फट जाएगा। उसके बाद है हाइपरटोनिक। अब आपके पास सोल्यूशन है जी, उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, वाटर कम है। तो आपने उसके अंदर रेड ब्लड सेल रखा, तो रेड ब्लड सेल के अंदर तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, वाटर ज़्यादा है, वाटर बाहर जाना शुरू कर देगा। अब जैसे बाहर वाटर जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, यानी गुब्बारे में से पानी निकाल देना, ट्यूब में से हवा निकाल देना, उससे क्या श्रिंकेज, सेल श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ये है ऑस्मोसिस का कंसेप्ट। इसमें 3 हमने चीज़ें देखी, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। उसके बाद ऑस्मोसिस, ये मैंने मज़ीद आप लोगों को एलिब्रेट करने के लिए, वाज़े करने के लिए मज़ीद डायग्राम दिखा। लेकिन प्लांट का सेल क्यों नहीं यानी कि फटता, या उसकी लाइसिस क्यों नहीं होती, वाई प्लांट सेल कैन नॉट लाइज्ड, ठीक है, या डज नॉट लाइज्ड बाय द फिलिंग ऑफ वाटर इनसाइड देम, ठीक है। वो टर्जिड क्यों हो जाता है, वो क्यों नहीं फटता, इसकी क्या वजह है, या क्यों नहीं फट सकता। तो ये आपने कमेंट सेक्शन के अंदर दूसरा क्वेश्चन मुझे बताना है कि प्लांट का सेल पानी भरने की वजह से क्यों नहीं फटता, एनिमल का सेल क्यों फट जाता है, तो लास्ट में वजह बतानी। उसके बाद ये थर्ड पे जी फिर वही ऑस्मोसिस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अहम है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल एक एक मीनिंग के साथ और एक एक वर्ड ज़ाहिर करके यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप लोगों ने यहाँ से भी कंसेप्ट ले लेना, वो जो मैंने प्लांट सेल वाला क्वेश्चन बताया। लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये याद रखें, पानी बाहर ज़रूर जाएगा, सेल की श्रिंकेज होगी, लेकिन जब वाटर अंदर जाएगा तो सेल नहीं फटेगा। इसकी क्या वजह है, वो यानी कि आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर सर्च करके बतानी है। उसके बाद है जी फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या है जी कि ब्लड ने प्रेशर लगाया, वाटर ने प्रेशर लगाया, उससे चीज़ बाहर चली गई, स्मॉल मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन से बाहर चले गए, ब्लड वेसल से बाहर चले गए, ये फिल्ट्रेशन है। फिल्टर क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें फिल्टर पेपर में से गुजरें, सेम ऐसे मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर का काम करे। मॉलिक्यूल जो नेसेसरी नहीं, जिस तरह किडनी के अंदर होता है, ब्लड आ रहा है, वेस्ट मटेरियल फिल्टर होकर नेफ्रॉन के अंदर जा रहा है, यूरिन बन रहा है, वेस्ट मटेरियल बाहर जा रहा है, ये फिल्ट्रेशन। अगर ये भी प्रोसेस ना होता तो डेथ। तो ये भी अल्लाह ताला ने एक हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोसेस रखा है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन है क्या जी, प्रोसेस है जिसके अंदर दैट फोर स्मॉल मॉलिक्यूल अक्रॉस सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि पानी का भी प्रेशर हो सकता है, ब्लड का भी हो सकता है, इस प्रेशर के साथ ये फिल्ट्रेशन होती है। एग्जाम्पल जी, एनिमल्स के अंदर फ्रॉग फिल्ट्रेशन इज एविडेंट व्हेन ब्लड प्रेशर फोर्सेस वाटर एंड डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स थ्रू द परमेबल वॉल ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। यानी फ्रॉग के अंदर ज़्यादा वाज़ेह देखा गया कि कैपिलरीज के अंदर फिल्ट्रेशन किस तरह होती है कि मॉलिक्यूल्स जो है स्मॉल मूव करते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन का कंसेप्ट। नीचे थर्ड पैराग्राफ में किडनी के बारे में बताया गया, वही बात जो पहले बताइए कि यूरिन की फॉर्मेशन, ये पहला स्टेप ही फिल्ट्रेशन के बाद होता है कि वेस्ट मटीरियल आया, फिल्टर हुआ, वो नेफ्रॉन में जमा होगा, यूरिन बन जाएगा। ये है फिल्ट्रेशन। ये आप दोबारा डायग्राम ज़रा गौर करें
तो यहाँ पे भी आपको फिल्ट्रेशन अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। बड़े मालिक्यूल्स फिल्ट्रेशन से बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ स्मॉल मालिक्यूल्स। उसके बाद ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव यूज़ ऑफ एनर्जी, एनर्जी का इस्तेमाल होगा तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पे कैसे होगा जी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस मूव मालिक्यूल्स एंड अदर सब्सटेंसेस अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी एक साइड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है फिर उसी साइड पे चीज़ को भेजना, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। यानी लोअर से हायर की तरफ आप लोगों ने पानी को नीचे से ऊपर भेजना है तो पंप लगाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके लिए जो एनर्जी यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे? एटीपी। अब इसकी क्या एग्जांपल है जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की नीचे एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो वन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म द सोडियम पोटेशियम पंप हेल्प्स मेंटेन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन and low concentration of sodium ion inside nerve cells that are necessary for the transmission of electrical impulse। किस तरह जी? कि अंदर नर्व में पल्स जनरेट करने के लिए सोडियम का काम होना ज़रूरी है और बाहर पोटाशियम का ज़्यादा होना ज़रूरी है। लेकिन बाहर पहले कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा, अंदर से बाहर पोटाशियम पंप मज़ीद पोटाशियम को भेजेंगे, लेकिन सोडियम क्या करेंगे? अंदर ज़्यादा है, यानी कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन इनसाइड, अंदर कम है बाहर ज़्यादा है। अब बाहर सोडियम की जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो अंदर से मज़ीद बाहर जाएंगे। चलो जी, बाकी भी बाहर थे, आपको सोडियम जो पंप है वो बाहर भेजेंगे सोडियम आयंस को, ताकि अंदर कंसंट्रेशन मज़ीद कम हो, नर्व इम्पल्स जनरेट हो। पोटाशियम आयंस अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, मज़ीद बाहर से अंदर आएंगे पंप के थ्रू, क्योंकि लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, एनर्जी यूज़ होगी यहाँ पे। तो ये है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यूज़ ऑफ एनर्जी। वो मालिक्यूल्स, ये मालिक्यूल्स ही है ना, सेल मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर आ जा रहे हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। तो इंशाल्लाह इसको आगे हम जब देखेंगे नर्व इम्पल्स, वहाँ पे डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी। और दूसरा पॉइंट क्या है जी? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। फिर इसी एंडोसाइटोसिस होती है कि मालिक्यूल्स के अंदर की तरफ जाना, एंडोसाइटोसिस। अगर वो लिक्विड है तो पिनोसाइटोसिस, अगर वो सॉलिड है तो फैगोसाइटोसिस, अगर वो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस है तो उसको हम रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस कहेंगे। एंडोन का मतलब होता है विद इन, यानी कि इसमें अब एक मालिक्यूल नहीं जा रहा, बल्क ऑफ मूवमेंट मालिक्यूल अंदर जा रहे, ठीक है। इसमें पहले पिनोसाइटोसिस है कि सेल ड्रिंकिंग करता है, अब हमने पानी पे सेल की तरफ जा रहा है, पिनोसाइटोसिस। अब इसमें जो डिजॉल्व मटेरियल होगा वो भी अंदर जाएगा, ये सारा पिनोसाइटोसिस में आ जाता है, ठीक है। और इसमें वो वेजिकल बना के फिर अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ छोड़ देंगे, फिर वो वेजिकल से वो चीज़ बाहर रिलीज हो जाएगी। उसके बाद है जी फैगोसाइटोसिस। अब फैगो का मतलब होता है सॉलिड मटेरियल का खाना, ईटिंग, ठीक है। खुराक हमेशा खाई जाती है, पानी नहीं खाया जाता। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑर्गेनेली के अंदर एक लाइसोसोम एंजाइम है, सेल के अंदर एक लाइसोसोम एंजाइम है, एक हमारे पास ऑर्गेनेली है ना लाइसोसोम, उसके अंदर यानी कि एंजाइम्स होते हैं। अब बाहर से सेल के अंदर कोई खुराक का मॉलिक्यूल गया है तो वो उसके अंदर कंबाइन करके वैक्यूल बना लेंगे, डाइजेशन वैक्यूल या डाइजेस्टिव वैक्यूल। अब वो उसको डाइजेस्ट करके छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ के सेल के लिए यूजेबल बना दें। उसके बाद है जी रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, इन्वॉल्व स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर लगे हुए हैं। अब वहाँ पे आगे किसी ने बाइंड करना है, ऑर्डर देना है कि ये चीज़ रिलीज़ करो, ये चीज़ चाहिए, फलां चाहिए, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करो, ये सारा ऐसे होगा। अब इस दिस रिएक्शन सम सिमुलेट द मेम्ब्रेन टू इंडेंट। अब यहाँ पे मेम्ब्रेन इंडेंट होगी, मतलब इनवेजिनेट होगी, अंदर की तरफ धंसेगी, और ये ज़रूरी है क्योंकि मालिक्यूल्स को अंदर भी जाने देना है, बाहर भी आने देना है, ये काम होना ज़रूरी है। एंड क्रिएट अ वेजिकल कंटेनिंग द सिलेक्टेड इमाउंट, ठीक है। वेजिकल यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे और वैरायटी ऑफ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। अब कोलेस्ट्रॉल का जो मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर ऐसे जाता है, रिसेप्टर मेडिएटेड। समझ आ गई यहाँ तक रिसेप्टर मेडिएटेड की? कि कोई ख़ास चीज़ जिसका मैसेज जाएगा फिर बाद में उसको अंदर भेजा जाएगा, ये रिसेप्टर मेडिएटेड है। ये डायग्राम देखें जी, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। अब राइट साइड पे जी फैगोसाइटोसिस है, लेफ्ट साइड पे पिनोसाइटोसिस। जब लिक्विड मटेरियल अंदर जा रहा है, सिंपल एक वेजिकल बन रहा है पिनोसाइटोसिस, लेकिन सॉलिड मटेरियल में देखें वैक्यूल बन गया। अब इसके अंदर एंजाइम्स है वो उसको डाइजेस्ट करके छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ के आगे सेल के लिए यूजेबल बनाएंगे। तो ये है फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस का कंसेप्ट। उसके बाद ये फिर दोबारा वही डायग्राम, ताकि मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब देखिए अंदर की तरफ थोड़ा सा
अंदर की तरफ जा रही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले सही आ रही लेफ्ट से, फिर अंदर की तरफ जा रही, ये इनवेजिनेशन है। और नीचे देखें पूरा वेजिकल बन गया, और वहाँ पे एरो के साथ देखें तो वेजिकल सेपरेट भी हो गया। ये वेजिकल है और ये इनवेजिनेशन से बनता है। दोबारा वो फिर अपने आप को बहाल कर लेती है वो, क्योंकि फ्लूइड वाला स्ट्रक्चर है, इसलिए तो ये कुदरत ने इसको ऐसे बनाया हुआ है। अब ये एंडोसाइटोसिस जब भी होगी हमेशा याद रखें एक्सोसाइटोसिस, ये हमने लास्ट में ये पढ़ा भी नहीं, इसकी डिटेल नहीं देखी। एक्सोसाइटोसिस क्या जी, वेस्ट मटेरियल के सेल से बाहर जाना। अब वो जाना ज़रूरी है, जिस तरह हमने वेस्ट मटेरियल बात की जी, फिल्ट्रेशन वगैरह हो रही, तो वो एक्सोसाइटोसिस है। यानी आप सेल में देखें नीचे एक साइड से, लेफ्ट साइड से चीज़ जा रही है, वो यूज़ होने के बाद राइट साइड से वापस से आ रही, अंदर जाना एंडोसाइटोसिस, बाहर जाना एक्सोसाइटोसिस। तो यहाँ तक ये हमारा आज का जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाता है टॉपिक। तो इसके बाद मैं थोड़ी सी आपको एनिमेशन दिखाऊंगा और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ ही इसी का हिस्सा है साइटोप्लाज्म। तो पहले आप वो ज़रा वीडियो गौर से देख लें। तो ये है मेम्ब्रेन, जो फ्लूइड म्यूजिक मॉडल पढ़ रहे थे, जो फास्फोलिपिड की लेयर से बना हुआ। ये ज़रा गौर से इसको देखें। इसके अंदर पहले फास्फेट ऊपर वो गोल बाल की तरह दिखाए जा रहे हैं जी, जूम करके आपको। फिर उसके बाद यानी कि आपको सारे दिखाएंगे, टेल्स आपको दिखाई जा रही हैं जी, ठीक है। तो सारी ये पूरी एक मेम्ब्रेन है। नीचे वाला पोर्शन साइटोप्लाज्म का और ऊपर वाला एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इसमें देखें कुछ चीज़ें तो आसानी से आ रही, कुछ चीज़ें वापस से आ रही, यानी वो अंदर नहीं आ सकती। ये देखें, ठीक है। अब कैसे आएंगे आप, गेट लग गए हैं जी, गेट के थ्रू आएंगे। ये देखिए, अब ये जो गेट है ये प्रोटीन्स हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। जो चीज़ें वैसे नहीं आ सकती उनको ये प्रोटीन्स लेके आएंगी अंदर, और बाहर भी प्रोटीन लेके जाएंगे, ठीक है। और पेरिफेरल प्रोटीन्स जो अंदर हैं वो तो अंदर ही रह गए, उन्होंने अंदर सेल मेम्ब्रेन को अटैच करवाया। जो बाहर है वो पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिल गई हैं, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन बन गए, और इससे सेल की कोटिंग बन गई, रिसेप्टर वाला हिस्सा बन गया। समझ आ गई? आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक इंशाल्लाह ये क्लियर हो गया होगा सेल मेम्ब्रेन। मैंने पूरी कोशिश की है कि डिटेल के साथ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर है वो है जी साइटोप्लाज्म। लेक्चर नंबर 5 है, वो इसी के साथ मैंने मर्ज किया हुआ है सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो अब साइटोप्लाज्म क्या है जी, इसकी भी एनिमेशन और सेल मेम्ब्रेन की दोबारा एनिमेशन मैं एंड पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि साइटोप्लाज्म है क्या। बेसिकली साइटो सेल प्लाज्म फ्लूइड, जो सेल का जो फ्लूइड है उसे अब साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल की बाउंड्री के अंदर जितना भी फ्लूइड है, जो भी चीज़ें हैं ऑर्गेनेली के अलावा, साइटोप्लाज्म। अब उस फ्लूइड के अंदर दो चीज़ें हैं, एक साइड पर ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड है, एक खाली जगह है रिएक्शंस के लिए, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब उस फ्लूइड के अंदर एक जगह खाली है कुछ पॉइंट्स, और कुछ पॉइंट्स पे ऑर्गेनेलिज पड़े। जो पॉइंट खाली उसको साइटोसोल कहते हैं। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बल्कि इसी के अंदर ही आ जाएगा, मैंने इसी के अंदर ही मर्ज करती हूँ। तो साइटोप्लाज्म को डिटेल के साथ समझने के लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। साइटोप्लाज्म, इसको अब हमने सेल स्टफ के ऊपर, इसकी डिटेल ज़रा बाद में देखते हैं। पहले आप थोड़े से इसकी हिस्ट्री देख लें। 1863 के अंदर एक स्विस यानी स्विट्ज़रलैंड का रहने वाला एक बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था रुडोल्फ वन कोलिकर। इसने एक टर्म कॉइन की थी, यानी दी थी, कॉइन करना मतलब देना, साइटोप्लाज्म, बट इट वाज रिगार्डेड एज अ सिनोनिम फॉर प्रोटोप्लाज्म। पहले ये प्रोटोप्लाज्म के साथ सिनोनिम था, एक ही वर्ड है, लोग यही समझते थे, लेकिन बाद में ये अलग साइटोप्लाज्म के तौर पे आई। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है इसको भी इंशाल्लाह आखिर पे डिस्कस करेंगे। However, the term gradually changed its meaning to the current definition of the term cytoplasm. इसने ऐसे ऐसा अपने मीनिंग चेंज कर ली, सिर्फ अब साइटोप्लाज्म है, वो प्रोटोप्लाज्म का कंसेप्ट इससे सेपरेट हो गया बिल्कुल ही। अब many cell function that are performed in the cytoplasmic compartment result from the activity of specific structure. अब एक सेल के अंदर जो जितना भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो उसके कुछ हिस्से कर रहे हैं, कंपार्टमेंट। जिस तरह एक पूरा बड़ी फैक्ट्री है, उसके अंदर छोटे छोटे ऑफिस हैं। ये ऑफिस क्या हैं? ऑर्गेनेलिज, ऑर्गन ऑफ द सेल। ऑर्गेनेलिज का मतलब क्या है जी? ऑर्गन ऑफ द सेल या लिटिल ऑर्गन, ये कर रहे हैं। अब इसी वजह से इसको सेल स्टफ कहा जाता है। साइटोप्लाज्म को मैंने कहा था, मैं बाद में बताऊंगा, इसी वजह से सेल स्टफ कहा जाता है। साइटोप्लाज्म आगे है क्या ये डिटेल के साथ, पहले इसका जरा देखने, इसके अंदर क्या है जी? इसके अंदर ऑर्गेनेलिज होंगी, जिसका मतलब है लिटिल ऑर्गन, और साथ साइटोस्कोप।
मैंने बताया था कि इसके दो हिस्से हैं, एक वो फ्लूइड वाला हिस्सा, ये फ्लूइड है साइटोप्लाज्म सेल का, एक वो हिस्सा जिसके अंदर ऑर्गेनेलिज एम्बेडेड है, उसको हम ऑर्गेनेलिज वाला हिस्सा कहेंगे या सिंपल ऑर्गेनेलिज कहेंगे। ये हिस्सा खाली ऑर्गेनेलिज उसको हम साइटोसोल कहेंगे, यानी कि लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म अदर देन ऑर्गेनेलिज। तो डेफिनेशन क्या है, द फ्लूइड दैट फिल्स up the cell is referred to as cytoplasm in which cellular organelles and structure are embedded या suspended। यानी ऐसा फ्लूइड जो सेल को यानी कि फिल्स ऑफ द सेल, सेल को जिसने फ्लूइड किया हुआ है, फिल किया हुआ है, उसके अंदर ऑर्गेनेलिज एम्बेडेड है और कुछ स्ट्रक्चर सस्पेंडेड है, एंजाइम सस्पेंडेड है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इट इनकम्पासेस यानी कि इनकम्पासेस, यानी कि इनकम्पास का मतलब होता है सराउंड करना, गहराव डालना। इनक्लोज रिंग, रिंग का क्या मतलब है, किसी चीज़ को एक ख़ास दायरे के अंदर कैच कर लेना। द साइटोसोल विद फिलामेंट्स, अब इसके अंदर फिलामेंट्स भी हैं दी, आयंस, प्रोटीन्स, माइक्रोमॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर एंड आल्सो अदर ऑर्गेनेलिज स्पेंडेड इन साइटोसोल। अब ये सारे इनकी भी डिटेल आगे आएगी इंशाल्लाह। तो फिलामेंट्स यानी प्रोटीन्स हैं जी, साइटोस्केलेटन वगैरह, आयंस है, बाकी प्रोटीन्स हैं, मोटर प्रोटीन्स हैं जो इसकी मूवमेंट में जिसका रोल है अंदर की तरफ। माइक्रोमॉलिक्यूल्स यानी कि ग्लाइकोजन वगैरह इसके अंदर है, प्रोटीन्स फिर माइक्रोमॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं, लिपिड्स हैं जी। बट न्यू रिसर्च सजेस्ट दैट द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नो लॉन्गर वैलिड, यानी पहले वाली जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा वैलिड नहीं है। डिकेड्स प्रीपेयर it was considered be a fluid like substance but new evidence revealed that it is similar to glass forming liquid, यानी ये लिक्विड की तरह है, ग्लास फॉर्मिंग जो ग्लास जिससे बनाया जाए तो उस लिक्विड की तरह शफाफ है। इसकी डायग्राम जब आप देखेंगे तो आपको वाजे इसकी समझ आ जाएगी साइटोप्लाज्म की। फ्लूइड लाइक नहीं है, यानी वाजे है फ्लूइड। साइटोप्लाज्म इन द यूकैरियोटिक सेल एसोसिएट विद द सेल कंटेंट्स एक्सेप्ट फॉर ऑफ द न्यूक्लियस, यानी साइटोप्लाज्म यूकैरियोट्स के अंदर पूरे सेल के कंटेंट के साथ यानी कि एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, पूरे सेल के अंदर फैले हुए वाजे या सिवाय न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस अलग है क्योंकि उसका घर अलग है, यानी एक बड़ा घर है उसके अंदर छोटा सा एक भाई ने जी अपना सेपरेट घर बनाया हुआ है, नाराज़ हो गया था, वो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस अलग ही रहता है, उसकी अपनी एक बाउंड्री है, अपनी एक रेंज है, अपनी एक हद है। बट इन प्रोकैरियोटिक सेल, अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, न्यूक्लियाइड है सिंपल, उसके अंदर जो पूरा सेल है फिर हम उसको साइटोप्लाज्म के अंदर कंसीडर करेंगे। एज दे डू नॉट पोजेस डिफाइन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म पोजेस दिस जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस सेल। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछ ले जी क्या साइटोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल इंक्लूडेड है यूकैरियोट के अंदर, तो नो, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियर प्लाज्म में उसका। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर इंक्लूडेड है, हाँ जी इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो मेम्ब्रेन है ही नहीं, उसका जो जेनेटिक मटेरियल वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहा है किसके साथ, साइटोप्लाज्म के साथ। सेल्स इन comparison to the eukaryotes are smaller and have an uncomplicated arrangement, यानी इतनी complicated arrangement भी नहीं है और छोटे हैं प्रोकैरियोट के सेल। अब प्रोकैरियोट, अच्छा यहाँ पे एक डिफरेंस याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ऐसे सेल जिनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस हो प्रोकैरियोट्स, और ऐसे सेल यूकैरियोट्स, ऐसे सेल जिनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस हो और ऐसे सेल जिनके अंदर वाज़े न्यूक्लियस ना हो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज ना हो, उसे हम प्रोकैरियोट्स कहेंगे। अब इनकी एग्जांपल्स क्या है ये भी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है। ये है जी प्रोकैरियोट का सेल और यूकैरियोट्स। लेफ्ट साइड पे देखें तो प्रोकैरियोट्स, इसके अंदर आपको सेंटर में क्या नज़र आ रहा है, न्यूक्लियाइड। लेकिन राइट साइड पे देखें यूकैरियोट्स के अंदर तो आपको सेंटर के अंदर न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। अब फ़र्क है कि नहीं, मेम्ब्रेन इसके अंदर नहीं, उसके अंदर मेम्ब्रेन है। ये है यूकैरियोट्स का डिफरेंस। इसके अंदर सेल वाल है, सेल वाल तो खैर प्लांट्स के अंदर भी होती है, वो यूकैरियोट्स हैं। ये कॉमन चीज़ें हैं। बहरहाल आप देखिए तो लेफ्ट साइड पे प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नज़र नहीं आएगा, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड आपको ऑर्गेनेली नज़र आएंगे। इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा होगा, गोल्गी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आपको इसमें साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बाकी नज़र आ रही होंगे अंदर की तरफ। अच्छा, मैंने पहले क्वेश्चन किया था वो कौन सा ऑर्गेनेली जो दोनों के अंदर कॉमन होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। तो यहाँ से ज़रा गौर करें कौन सा ऑर्गेनेली है। वेरी गुड आंसर, राइबोसोम्स। ये वो वाहिद ऑर्गेनेली जो प्रोकैरियोट्स के सेल में भी होता है और यूकैरियोट्स के सेल में भी होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है डायग्राम से मैंने वाजे कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन साइटोप्लाज्म की। सेल ऑर्गेनेलीज आर वेरियस स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग इनसाइड सेल्स, यानी बहुत सारे इसके अंदर स्ट्रक्चर होती है।
ऑल दीज स्ट्रक्चर आर डिस्टिंक्ट एंड परफॉर्म्स बेस। अब हर स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग है, यानी आप हॉस्टल में रहते हैं, हर बंदा आपसे अलग है, अपना काम कर रहा है। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, BS की क्लासेस हैं, ये भी ओवरऑल BS के लेक्चर्स हैं। तो इसमें क्या है जी कि आप लोग अब यूनिवर्सिटी में सारे दोस्त जितने भी इकट्ठे हों, लेकिन सारे सेपरेट हैं, हर कोई अपने काम से काम ही रखते हैं। जिस तरह सिटीज़ में जो माहौल होता है, सेम ऐसे ही हर सेल के अंदर जो भी चीज़ है ऑर्गेनली अपना काम खुद कर रहे हैं, साथ वाले से कोई सरोकार नहीं, सिंपल, कोई लेना देना नहीं। सेल्स हैव 3 मेन एलिमेंट्स। अब हर सेल के पास 3 मेन एलिमेंट्स है, पहले भी पढ़ा था, दोबारा आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री पहले डिस्कस कर लिया। साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड है, ठीक है, तो उसका फ्लूइड है, इसको हम अभी पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस इसको आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बिगेस्ट ऑर्गेनेली, अगर आप ऑर्गेनेली कहेंगे तो बिगेस्ट, बड़ा, बहुत ही बड़ा। इसकी डायग्राम देखेंगे तो आप वाज़ेह आपको समझ आ जाएगी वीडियो के अंदर एंड पे। दे हैव एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ सेल। सेल का कंट्रोल आका है जी, चेयर पे बैठा है, बड़ी चेयर, तख्त लगा के बैठा है, पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है कि ऐसे करो, ये करो, वो करो, हुक्म चला रहा है। और जो चीज़ ना माने फिर जी वो ख़त्म, एंजाइम्स बनवा के उसको ख़त्म करवा देते हैं। इसके पास ही कंट्रोल सेंटर है, यानी कि आर्मी चीफ है सेल का। समझ आ गई आप यहाँ तक, या चीफ जस्टिस कह दे, खैर चीफ जस्टिस की तो कम ही सुनी जाती है, तो आर्मी चीफ कहना ज़्यादा बेहतर होगा। लास्टली द साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक मटीरियल इन विच द सेल ऑर्गेनेलिस आर इम्प्लांटेड, यानी कि सेल ऑर्गेनेलिस के अंदर पड़े हुए हैं, इम्प्लांटेड है, इम्पेडेड है, धंसे हुए हैं। नस्ब करना इम्प्लांटेड का मतलब है। तो सेल की जो ऑर्गेनेलिस है, आपसे कोई पूछ ले किसके अंदर इम्प्लांटेड है, किसके अंदर पड़े हुए हैं, तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर। द साइटोप्लाज्म इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सेल, इट इज सेमी लिक्विड। दोबारा जी वही बात आ गई, लिक्विड है लेकिन कौन सा, सेमी, जेली लाइक, विच जॉइन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। अब एक साइड से सेल मेम्ब्रेन को जॉइन करा, दूसरी साइड से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, यानी आपने तालाब बनाया, उसके अंदर आपने जी कोई, आप कह सकते हैं आपने दरमियान के अंदर कोई चीज़ लगा दी। अब वो जो उसके अंदर जितना भी फ्लूइड है, वो दरमियान वाली वो जो आपने कोई चीज़ लगाई है, कोई फर्टेन लगाया हुआ है, उसको टकरा रहा है और बाहर उस दीवार को टकरा रहा है। सेम इसी तरह सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को और बाहर से सेल मेम्ब्रेन को टकराएगा। इन द सेल द साइटोप्लाज्म इज एम्बेडेड while other cell organelles such as endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosomes, vacuoles are all suspended। साइटोप्लाज्म एक जगह पे एम्बेडेड है, यानी कि आपने दही जमा दिया, ठीक है जी, उसके अंदर आपने, यानी कि इसकी एग्जांपल ले लें, आपने जी क्या बना दिया, कोई आप कैस्टर्ड बना दिया, उसके अंदर आपने फ्रूट्स डाल दी, अब वो फ्रूट सस्पेंडेड उसके अंदर फैले हुए हैं। इसी तरह ये कि सेल का साइटोप्लाज्म पड़ा है जेली लाइक मटेरियल, उसके अंदर सस्पेंडेड है ऑर्गेनेलिस। इट कैन इजीली बी एग्जामिन्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर आप इजीली देख सकते हैं। और कौन सा कलर यूज़ करके देखेंगे, स्टेन मिथाइलिन ब्लू। और ये न्यूक्लियस के लिए भी वही स्टेन है, अगर न्यूक्लियर को आपने स्टेन करना है तो उसके लिए भी वही स्टेन है, तो ये आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। फंक्शनलिटी साइट फॉर सेवरल केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन की साइट है, ग्लाइकोलिसिस हो रही है, कुछ भी हो रहा है, सारा काम इसी के अंदर होगा, ठीक है। ग्लूकोजेनेसिस होगी, इसी के अंदर ही होगा। ग्लूकोजेनेसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होना, यानी कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होना, ग्लूकोज का टूटना। अब ग्लूकोजेनेसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज को इकट्ठा करके ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ये भी इसी के अंदर हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, 2 पार्ट्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। एक होता है साइटोमेम्ब्रेन, एंडोमेम्ब्रेन, यानी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर सेट एज एंडोप्लाज्मिक। साइटोप्लाज्म के अंदर एक वो हिस्सा है जिसको मेम्ब्रेन वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी प्रोटीन, मानी फिर वही ऑर्गेनेलिस की बात आ गई, साइटोमेम्ब्रेन, सेल की जो मेम्ब्रेन अंदर। दूसरा वो हिस्सा साइटोसोल का, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें फैली हुई हैं, एंड कंटेन वेरियस डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो साइटोसोल कहलाता है। 2 हिस्से हैं, पहला साइटोमेम्ब्रेन का, दूसरा साइटोसोल का, तो याद रखना है आप लोगों ने। अब साइटोसोल क्या है, साइटोप्लाज्म, साइट ऑफ रिएक्शंस, साइट ऑफ स्टोरेज या स्पेस प्रोवाइड फॉर स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनेलिस, सारी चीज़ें देख ली। अब है जी साइटोसोल, ये भी इसका एक हिस्सा है। ऑर्गेनेलिस को तो आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। साइटोसोल फर्स्ट जो डिस्क्राइब किया गया था, H.A. हार्डे ने इसको डिस्क्राइब किया था, हार्डे या लार्डे, मुझे ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा स्क्रीन टूटने की वजह से, लार्डे है शायद। 1965 के अंदर
and initially referred to the liquid that was produced by breaking cells apart and plating all the insoluble components by ultracentrifugation। यानी कि सेल के जितने भी मटेरियल थे, लिक्विड दैट वाज प्रोड्यूस बाय ब्रेकिंग सेल्स अपार्ट, सेल को तोड़ के उसने ये मटेरियल निकाला था, ठीक है, और ये इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल नहीं है। साइटोसोल इज नोन एज द मैट्रिक्स ऑफ द सेल। इस सराउंड सेल ऑर्गेनेलिज इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन इसी के अंदर होते हैं, 70% इसके अंदर वाटर है। अब इसके अंदर क्या है जी, आयंस, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, ठीक है, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये सारे इसी के अंदर है। लार्ज मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स, वेरी गुड, इसी के अंदर है। प्रोटीन्स, एंजाइम्स, जो बेसिक चीज़ है, फिलामेंट्स यानी साइटोस्केलेटन जिसने सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन किया हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके अंदर आ जाती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आ जाते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, मोटर प्रोटीन्स आ जाते हैं, मेलानिन। अब मेलानिन क्या है जी, ऐसे सब्सटेंस जो पिगमेंट दें हमें, और साथ में स्किन और आई का जो कलर है, हेयर का कलर है, ये सारा यही देते हैं। ये भी इसी के अंदर है, ग्लाइकोजन भी इसी के अंदर है। तो थोड़ी बहुत समझ आ गई साइटोसोल की। तो ये आपने अच्छी तरह इसको कंसेप्ट को क्लियर करना है कि अब अगर साइटोप्लाज्म का क्वेश्चन आ जाए तो आप ये साइटोसोल वाला सारा हिस्सा लिख सकते हैं कि ये उसी का हिस्सा है। उसके बाद साइटोसोल के फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म। पहला काम है मेटाबॉलिज्म करवाना, ग्लाइकोलाइसिस करवाना, ग्लूकोज को तोड़ना, फिर ग्लूकोज को जोड़ के दी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, यानी इसको ग्लाइको नियोजेनेसिस या ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ये ग्लाइकोल नहीं है, ग्लाइको है, ठीक है, कोई वर्ड आप यूज़ कर लें। तो ग्लूकोजेनेसिस के मैंने ग्लूकोनियोजेनेसिस की डेफिनेशन आगे लिखी है जी, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम इट्स ओन ब्रेकडाउन। या ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई, या ग्लूकोज के मालिक कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनसे तोड़ के आपने ग्लूकोज को इकट्ठा किया, ये भी एक ठीक है। या आपने प्रोटीन्स, लिपिड्स को तोड़ा, वहाँ से ग्लूकोज को एक्सट्रैक्ट किया, इससे भी ये भी ग्लूकोजेनेसिस आएगा, ठीक है। और प्रोटीन की सिंथेसिस भी इसी के अंदर हो रही है, साइटोसोल के अंदर। दूसरी चीज़ है सेल सिग्नलिंग। नीचे डायग्राम में देखें जी, रिसेप्टर लगा हुआ है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सेल रिस्पॉन्ड टू सब्सटेंस आउट द सेल थ्रू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स फाउंड ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द सेल। मैंने पहले बताया था सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर लगे हुए हैं, तो ये सेल सिग्नलिंग का काम कैसे, अब वो रिसेप्टर चीज़ को अंदर लेके आएगा, अब उस चीज़ को दूसरे हिस्से तक पहुंचाना है जी, साइटोसोल लेके जाएगा अपने थ्रू। साइटोसोल के अंदर मुसलसल मूवमेंट हो रही है जिसको साइक्लोसिस कहते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी है कि कोई चीज़ अपनी जगह जाना चाहती है, मूव करती रहेगी। जिस तरह वो आजकल नहीं टेबल निकले जिसके अंदर वो ट्रेन छोटी सी या वो बॉक्स फिर रहे होते हैं, जिसके अंदर यानी कि हम सिंपल कहें तो वो जो यानी कि खाने के वो जो होते हैं सारे, उसको क्या कहते हैं, ट्रेन सिंपल एग्जांपल है, वो अक्सर औकात फिल्मों में भी दिखाते हैं कि ट्रेन जी चल रही है, उसके अंदर हर डब्बे के अंदर अलग खाना रखा हुआ है, अलग डिश जो है, और वो जिसके सामने जा रहे हैं वो खाना अपने प्लेट में डालता जा रहा है, उसको रोक भी सकता है थोड़ी देर के लिए। सेम इसी तरह मूवमेंट हो रही है सर्कुलर, इसको कहते हैं साइक्लोसिस। फिर ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर कंटेंट, सॉल्ट कंटेंट को मेंटेन रखना, ये भी साइक्लोसिस का काम है। साइटोप्लाज्म स्टीमिंग, वही आ गया ना पॉइंट कि मूवमेंट साइटोप्लाज्म की, ये साइक्लोसिस है और ये हो रही है। क्यों हो रही है, ताकि हेल्प से हो सके आयंस और प्रोटीन्स अपनी जगह जाना चाहती हैं चली जाएँ, मूवमेंट होगी तो जाएंगी, वैसे तो वो जेली लाइक फ्लूइड है, वो फंसी रहेंगे एक जगह, ठीक है। तो इस तरह मूवमेंट में ये है कि मॉलिक्यूल्स कंडेंस भी नहीं होता आपस में, और वो एक जगह दूसरी जगह आसानी से जा सकती है। और साइटोस्केलेटन, अब साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, ये सारे सेल को मेंटेन करने के लिए, उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए हैं। ये किस तरह है जी कि ये ज़्यादा किनारे पे पाए जाते हैं, और किनारे इस वजह से थोड़ा सख्त होता है। क्यों वहाँ पे पाया जाता है, ताकि सेल अंदर सुकड़ ना जाए, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ना आ जाए। हमने बात की ना प्रोटीन्स अंदर की तरफ जो है वो सेल की शेप को मेंटेन करते, तो वो ये साइटोस्केलेटन। उसके बाद नेक्स्ट ये है हमारे पास साइटोप्लाज्म के फंक्शन अब आ गए। वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म टू इनेबल सेल टू मेंटेन देयर टर्जिडिटी, सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन करना, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म का काम है। ना ज़्यादा फूलने देना है ना सुकड़ने देना है। विच इनेबल द सेल टू होल्ड देयर शेप, अपनी शेप को मेंटेन रखना है। गुब्बारे के अंदर पानी ज़्यादा भर दें शेप डिस्टर्ब हो जाएगी, पानी कम कर दें शेप डिस्टर्ब, उसको मेंटेन रखना, ये साइटोप्लाज्म का काम है। जेली लाइक फ्लूइड है जी, इसके अंदर साल्ट है, वाटर है, और इसके साथ साथ बाकी सेल ऑर्गेनेलिज हैं इसी के अंदर, और ये स्पेस प्रोवाइड कर रहा है अब पानी को भी रखने की, साल्ट को भी रखने की, ऑर्गेनेलिज को भी रखने की।
उसके साथ अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इंजाइम्स हैं, ब्रेक डाउन हो रही है, वेस्ट मटेरियल बाहर जा रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ये सारा साइटोप्लाज्म के अंदर। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, शेप सेल को प्रोवाइड कर रहा है जी, ना उसको फैलने दे रहा है ना सिकुड़ने दे रहा है, यानी ना कोलैप्स डिफ्लेट करने दे रहा है, ना उसको क्या दे रहा है कि सब्सटेंस विल नॉट परमिएट का मतलब होता है सेपरेट। उसके बाद पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोसोल हैज नो ऑर्गेनेल। फिर वही पॉइंट आ गया, कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है कि साइटोसोल वो हिस्सा है साइटोप्लाज्म का जिसके अंदर कोई ऑर्गेनेल ही नहीं है, ठीक है, और यहीं पे ग्लाइकोलाइसिस होनी। रेदर साइटोसोल इज इनक्लोज्ड बाय मैट्रिक्स बाउंड्री दैट फिल अप द सेल सेक्शन विच डज नॉट होल्ड दिस ऑर्गेनेल। अब इसके अंदर ऑर्गेनेलिस नहीं है लेकिन ये फिर भी उस सेल का हिस्सा है, उसी के अंदर है। उसके बाद है जी प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म सिंपल अगर समझना है तो डायग्राम से आप लोग देख सकते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये जो लिविंग कंटेंट है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों प्रोटोप्लाज्म में आते हैं। मेम्ब्रेन को निकाल दें, एक्सक्लूडेड। द टर्म प्रोटोप्लाज्म इज आर्किक एंड नॉट यूज इन मॉडर्न बायोलॉजी। अब आर्किक का क्या मतलब है कि ये जो टर्म हमारे पास है, अब ये ज़रा पुरानी टर्म है, नई टर्म नहीं है, मॉडर्न यूज़ नहीं होती। मॉडर्न साइटोप्लाज्म में यूज़ हो रहा है। इंस्टेड साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेली आर मोर रेवलेंट, ये ज़्यादा यानी कि यूज़ हो रहे हैं। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज प्रपोज इन द ईयर 1835। 1835 में इसको यानी कि प्रपोज किया गया। उसके बाद है जी द होल सेलुलर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। पूरा जो कंटेंट है लिविंग कंटेंट जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आ जाते हैं, वो तो बाउंड्री है ना सेल मेम्ब्रेन, वो जो बाउंड्री के अलावा जो अंदर मटेरियल सारा है वो क्या है जी, प्रोटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस एंड ऑल अदर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ सेल टुगेदर मेक अप द प्रोटोप्लाज्म मास। फिर वही बात आ गई, द प्रोटोप्लाज्म इज जनरली रेफर्ड टू एज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। इट इज कलरलेस जेली लाइक सब्सटेंस, क्योंकि साइटोप्लाज्म भी तो आ रहा है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर है, वाटर है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। अब डेफिनेशन दोबारा आ गई, बेहतर डेफिनेशन। द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस which constitute the cytoplasm, the nucleus, mitochondria and the plastid of the cell. It is the chief substance that is responsible for all of the living process. यानी ऐसे सब्सटेंस ऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर है, हिस्सा है उसका, न्यूक्लियस भी उसी के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया भी उसी के अंदर है, प्लास्टिड भी उसी के अंदर है। अब ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, इसको जो सारी चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है, नेसेसरी हैं, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। इट इज़ वॉज बिलीव दैट सेल वर कंटेनर्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। वेरी गुड जी, यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया, कंटेनर है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का आप एक यानी कि सेल एक पूरा कंटेनर, तो प्रोटोप्लाज्म उसके अंदर यानी कि वो हिस्सा। हाउएवर द कंसेप्ट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड विद इन। यानी कि सेल एक कंटेनर है, लेकिन उसके बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर कौन सी चीज़ पहले आई थी कौन सी बाद में आई थी। तो इस डिबेट को अभी साइंस भी यहाँ पे नहीं पहुँची। ओवरऑल आप कंसेप्ट लें कि प्रोटोप्लाज्म क्या है और साइटोप्लाज्म क्या है। उसके बाद है जी प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द प्रोटो। पहला जो कंपोनेंट प्रोटोप्लाज्म का है वो क्या है जी, साइटोप्लाज्म। ये याद रखना है, इसके बगैर वो लिविंग कंटेंट नहीं है। विच इज सिचुएटेड बिटवीन द न्यूक्लियस। कहाँ से है जी, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान। यूकैरियोट सेल की बात हो रही है, अब प्रोकैरियोट का तो ओवरऑल पूरे सेल के अंदर होगा। इट कंटेन्स ऑल द ऑर्गेनेल्स, रेगुलेट द इन्वायरमेंट ऑफ द सेल, मेंटेन द सेल शेप। सेल शेप को मेंटेन करना, इन्वायरमेंट को रेगुलेट करना, ये सारा साइटोप्लाज्म का काम। सब्सटेंसेस को स्टोर करना, केमिकल रिएक्शंस करवाना। अब दूसरा स्टेप क्या है, नेक्स्ट है जी न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है जी, ज़्यादा डिटेल डायग्राम में होगी, आप आगे देखेंगे। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, खुफिया इन्फॉर्मेशन है, जो पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है। विच कंटेन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस कंटेन द राइबोसोम दैट आर रिक्वायर्ड एंड आर क्रूशियल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। ठीक है जी, कि न्यूक्लियस क्या करता है जी, इसके अंदर राइबोसोम्स, न्यूक्लियस कंटेन द राइबोसोम दैट आर रिक्वायर्ड। अब राइबोसोम क्या है जी, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये है तो प्रोटीन बनेगी, ये नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनेगी। बट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, दोबारा ये है सेकंड कंपोनेंट, लेकिन प्रोकैरियोट का है न्यूक्लियाइड इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि मेम्ब्रेन है नहीं बाहर। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंट, हाउएवर इट डज नॉट हैव एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हिंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म डज नॉट अप्लाई। अगर आप इस पर अप्लाई नहीं करना चाहते, कोई आपसे कहे जी अप्लाई नहीं होते, तो वो ठीक कह रहा है,
और कोई आपसे कह दे अप्लाई हो रही, वो भी ठीक कह रहा है। तो अप्लाई करना प्रोकैरियोट्स के लिए प्रोटोप्लाज्म की टर्म या ना करना, ये इस पे डिबेट है, क्योंकि दोनों लिविंग है। तो प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल को। एलिमेंट्स कौन से प्रोटोप्लाज्म के? फैट्स होंगे, प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि पूरा हमने साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ पढ़ी वो सारी कहाँ पे मिलेगी? इसी के अंदर। जेनेटिक मटेरियल भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। द एलिमेंट्स दैट मेक अप प्रोटोप्लाज्म आर ईदर सस्पेंडेड आर डिजॉल्व इन द फ्लूइड, या सस्पेंडेड होंगे, फैले होंगे, या डिजॉल्व होंगे। तो ये कंसेप्ट है प्रोटोप्लाज्म का। उसके बाद डिफरेंस है जी प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है जी? लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, लिविंग सब्सटेंस जो सेल को सराउंड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सेल मेम्ब्रेन भी अब इंक्लूडेड यहाँ पे कर दी गई है। तो आती नहीं है वैसे, तो अगर कोई करना चाहे तो भी ठीक है। द सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान चीज़ है वो साइटोप्लाज्म है। और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तीनों प्रोटोप्लाज्म कंटेन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। अब इसमें साइटोप्लाज्म भी, न्यूक्लियस भी, अब यहाँ पे नीचे दोबारा इन्होंने अलहदा सेपरेट एक्सप्लेन कर दिया। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है जी? दूसरा पॉइंट कि कंटेन सेल ऑर्गेनेलिज, इसके अंदर ऑर्गेनेलिज होंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है जी प्रोटोप्लाज्म का? ठीक है जी, ट्रांसलूसेंट फ्लूइड, ठीक है, कंपोज ऑफ लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, समझ आ गई। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है ट्रांसलूसेंट, अब इसका क्या मतलब है जी? ट्रांसलूसेंट का ये मतलब है कि जो लाइट को अलो कर दे, ठीक है, लेकिन किसी हद तक। अब ये नहीं है कि पूरी तरह जी लाइट जा रही है, लाइट को यानी कि अलो करे, ओपैक नहीं है, ओपैक के अपोजिट ये वर्ड यूज़ किया गया है। शफाफ यानी कि वर्ड ट्रांसलूसेंट शफाफ के लिए यूज़ होता है। इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर जो है जेली लाइक फ्लूइड है, ये हमने पहले पढ़ लिया था, जिसके अंदर प्रोटीन है, मेटाबॉलिक वेस्ट। तो यहाँ तक ये आज हमारे दो टॉपिक कवर होते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन और एक साइटोप्लाज्म। अब ये हैं क्या जी? वीडियो एनिमेशन के साथ ये मैं आप लोगों के सामने भी एक वीडियो रखने लगा हूँ, उसको ज़रा गौर से देखो और इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। तो ये एक वांटेड पर्सन है जी, बहुत मज़े की स्टोरी बनाई उन्होंने। अब ये दौड़ता हुआ जा रहा है, इसके पीछे पुलिस लगी और जाके हेल्प लेगा किससे? अब वो आगे आपको वीडियो के अंदर ही दिखाया जाएगा, तो गौर से देखनी है कि ये बंदा आप किससे हेल्प ले रहा है, ठीक है। तो और वो कंट्रोल कैसे हो रहा है सारा। अब यहाँ से आगे, अब यहाँ से आगे रिस्की है जी, तो आप यहाँ से खुद ही देखें आगे। आप देखें जी, वाटर के मालिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा रहे हैं। अब ये एनिमल सेल है, ठीक है, ये उसी से हेल्प लेने जा रहे हैं, इसके अंदर नहीं जाने दे रहा। हमने बात की थी जी सेमाई परमिएबल कि मेम्ब्रेन किस चीज़ को अलाउ करेगी, किसी को नहीं करेगी। पानी अंदर चुप करके चला गया और CO2 बाहर आ गई, ये गया तो इसको करंट लग गया जी। अब ये कहते हैं मुझे अंदर जाने दें, वो कहते हैं नहीं जी, ह्यूमन्स आर नॉट अलाउड। ये फिर रिक्वेस्ट करता है जी, रोने लग जाता है बच्चा और कहता है कि मेरे पीछे पुलिस लगी है, काइंडली मुझे जाने दें। तो फिर अंदर से मैसेज आता है हाँ जी आ जाए, ओके। फिर अब ये कैसे आएगा? प्रोटीन्स के थ्रू। ये देखें अंदर चला गया, अब अंदर क्या हो रहा है वो मज़ीद आप देखें। अब ये इसको स्कैन करेगा जी कि ये कहाँ चला गया और कैसे गया जी और अंदर क्या हो रहा है। अब ज़रा गौर से देखना इसको। अब ये सेल का इंटीरियर है,
ये डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑर्गेनेली सेल के अंदर पड़े हैं वो दिखाया जा रहा है। ये उनके नाम भी साथ उन्होंने मेंशन कर दिए हैं। और ये बंदा अंदर इंटर हो गया लेकिन फंस गया दलदल में। और वो दलदल क्या है जी, अभी आपके सामने ये नाम है, दी साइटोप्लाज्म जेली लाइक जेल है जी, अंदर बेचारा फंस गया बच्चा, ठीक है, लेकिन फिर भी मूवेबल है, हरकत कर सकता है, ये नहीं है कि भी। और ये आगे चेयरमैन साहब बैठे हैं, दी न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये है आका ऑफ द सेल, सेल का बादशाह, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। तो ये है अब उसने कहा जी आप कौन है, कहता है मैं मिस्टर न्यूक्लियस हूँ। और इसी न्यूक्लियस के साथ हमारा ये लेक्चर आज एंड हो जाएगा। तो दुआओं में याद रखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और लास्ट मंथ ये टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर से पहले तैयार हो आप, ठीक है बच्चों। फिर आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।